Students, now we are going to discuss integration by partial fraction today. So if we have the integrals of the form px upon qx, where px and qx are polynomials in x and qx has only linear or quadratic factors, and we are not able to integrate it directly, so we use partial fractions. It means what? That suppose px and qx are in the form of polynomials and we have the integration px upon qx, and that qx may be in the form of linear or quadratic polynomial, but when we are not able to solve this integration by any method, then we need to apply partial fraction method. So in partial fraction method, what we usually do, we have some rules to integrate it. What are the rules? The first one, we need to check that the given form is proper fraction or improper fraction. It means that in px upon qx form, proper fraction means that the power of numerator or the degree of the numerator is less than the denominator, so it will be in the proper fraction. Means suppose we have the form of integration that x upon x square plus 1 like this, so the degree of numerator is less than the denominator, that's why it is in the form of proper fraction. And suppose it will be like this, x square plus x plus 1 upon x plus 3, then it is in the form of improper fraction. Okay, so we need to check that the given form is proper fraction or improper fraction. If proper fraction, then we directly move to the next step. अगर वो proper fraction है तो हम next step पर चले जाएंगे. But if it is improper fraction, then we need to first express it in the form of polynomial and a proper fraction by dividing. So if the numerator degree is greater, so हम डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करके और उसको एक कोशेंट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे ताकि हम उसे सॉल्व कर सके. बिकॉज इस मेथड को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में होना बहुत जरूरी है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, and in the next step we express the proper fraction into partial fractions according to the nature of factors of qx. अब देखिए यहाँ पर सबसे important point ये है, in the next step means if we'll be sure that it is in the form of proper fraction, then we express the proper fraction into partial fractions according to the nature of the factors of qx. जो आपका डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, उसकी बेस पर आप उसको रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको उसके पार्ट्स करके आप लिखेंगे, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. अब ये रूल्स क्या हो सकते हैं और ये कैसे नेचर ऑफ फैक्टर्स ऑफ क्यूएक्स के जो फैक्टर्स हैं उन पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो देख लीजिए आप. देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फैक्टर्स ऑफ क्यूएक्स द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. देखिए क्या है, ये हुए फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शंस, मीन्स जो क्वेश्चन हमें गिवन रहेगा उसका फॉर्म में, और एंड फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं. इफ इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी, ये
मैं बार बार हर क्वेश्चन में प्लस माइनस यहाँ पर यूज नहीं करूंगा, वो आपको अंडरस्टूड है कि हर जगह प्लस माइनस की ही बात हुई है, ठीक है। सो आइदर इट मे बी विथ प्लस साइन और माइनस साइन। तो अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, मीन्स यहां पर दो फैक्टर्स हैं जो लीनियर फैक्टर्स हैं, मीन्स विथ डिग्री 1। सो आप देखिए यहां पर a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में लिख देंगे हम इसे। नेक्स्ट, अगर ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, जो मतलब यहां पर डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए की होल पावर है, तो यहां पर फॉर्म होगा a अपॉन एक्स प्लस ए, मीन्स ये जो फैक्टर है इसकी पहले 1 पावर के साथ और फिर 2 पावर के साथ यहां पर हम प्लस करके लिख देंगे। फिर यहां पर अगर क्यू एक्स जो है वो 3 फैक्टर्स है डिग्री 1 में, तो यहां पर हम a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी लिखेंगे। और अगर ये इस फॉर्म में है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहां एक बार x प्लस ए को a के अपॉन में लिखकर और फिर b अपॉन एक्स प्लस बी और फिर c अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। फिर यहां पर अगर x प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी है, तो क्योंकि यहां पर स्क्वायर है इसलिए पहले a की पावर a के डिनोमिनेटर में हम एक बारी ब्रैकेट लिखेंगे यहां पर, और फिर b के अपॉन में फैक्टर की पावर 2 करके लिखेंगे, और फिर क्योंकि ये c एक सिंगल है इसलिए अब आप यहां पर देखिए जो फैक्टर है वो a की फैक्टर है और वो होल क्यूब में है, तो पहले उसे सिंगल पावर के साथ, फिर डबल पावर के साथ और फिर पावर 3 के साथ a प्लस बी प्लस सी के फैक्टर्स में लिखेंगे। और लास्ट फॉर्म है x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम फर्दर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसके फॉर्म में आएगा a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मीन्स यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जहां पर फैक्टर्स नहीं बन पाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे आपको, वहां पर आपको बी एक्स प्लस सी का यूज करना है। और आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन के पूछे जाते हैं, अभी तक जो पूछे गए हैं वो इसी फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हम इस फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन अभी करेंगे, तो आप थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन partial fraction. Now, before this video, in the last video, we have studied about substitution method. अब देखिए substitution method से हम इसको करने की कोशिश करें, और अब हम अगर यहाँ पर sin x इज इक्वल टू टी पुट कर दे तो ये cos x dx बाहर हो जाएगा, और cos x dx की जगह पर हम dt लिख पाएंगे। तो इतना हमें समझ में आ रहा है। तो हम आइए देखते हैं कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी जब कोई क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्टली नहीं होता है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ता है। तो पहले तो हमें यहाँ पर इसे एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाना पड़ेगा, मीन्स ये जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं इसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। सो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, therefore cos x dx is equal to dt। ये हमने x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दिया है। अब आप देखिए cos x dx की जगह पर dt आ जाएगा। सो टू दैट cos x dx की जगह पर हमने लिख दिया dt अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए यहां पर कि अब आप इसे डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर ये px अपॉन qx के फॉर्म में है और जहाँ पर qx जो है वो फैक्टर्स के फॉर्म में है और यहाँ फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो अब डायरेक्टली इसका हमारे पास न तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और न ही हम इसे कुछ और दूसरे सब्स्टिट्यूशन से करके और हम इसको निकाल सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। अब आप देखिए कि ये फॉर्म कौन सा है। हम जितने भी फॉर्म अभी हमने देखे इन सब में से ये लास्ट वाला फॉर्म है। और लास्ट वाला फॉर्म कैसे है कि एक फैक्टर है सिंगल डिग्री के साथ और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्म, और वहां पर दिया हुआ है कि वेयर दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। अब आप देखिए यहां पर इस 1 + t² के आप और फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो क्योंकि आप फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं इसलिए आपको इसको लास्ट वाले फॉर्म से ही करना पड़ेगा। सो आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। सी we will write here 2/1 - t 1 + t² by partial fractions. So it will be a/1 - t plus bx plus c upon 1 + t². ओके, नाउ अब क्या करना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में कि जब आप यहां पर कोई भी रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पूरी इक्वेशन में यहां जो डिनोमिनेटर है इस पूरे डिनोमिनेटर से यानी कि qx से आपको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 - t इंटू 1 + t² से, तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2 = जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 - t² इंटू 1 + t² से, तो 1 - t कैंसिल होके और a के इंटू में 1 + t² बचेगा, फिर प्लस ये 1 + t² से 1 + t² कैंसिल होके और 1 - t इंटू, सॉरी यहां पर हमें वेरिएबल लेना है bt + c, इट विल बी bt + c, क्योंकि हमने वहां पर जो क्वेश्चन देखा था वो x वेरिएबल के साथ देखा था और यहां हम उसे t में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो यहां पर हमें t वेरिएबल ही लेना होगा। ठीक है, और यहां हम ब्रैकेट में लिख देंगे द होल इक्वेशन is divided by 1 - t into 1 + t²। पूरी इक्वेशन को हमने इससे डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां पर आप Now our aim is to find out the value of a, b and c. जब हमें a, b और c की वैल्यूज मिल जाएंगी तो हम फिर से इसी इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज रख देंगे जिससे हमें इंटीग्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शंस मिल जाएंगे फंक्शन के। सो यहां पर देखिए आपको a, b और c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आप अगर इस पूरी इक्वेशन में t = 1 पुट कर देते हैं तो t = 1 पुट करने पे ये 1 - 1 0 होके ये bt + c पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा और सिर्फ हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। सो आप लिखेंगे पुट t = 1। सो आप देखिए 2 = a 1 + 1² प्लस 1 - 1
ये पूरा 0 हुआ, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2a, सो द वैल्यू ऑफ a विल बी 1। नाउ अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हम क्योंकि टी स्क्वायर है इसलिए हम टी की जगह -1 भी पुट नहीं कर सकते ताकि ये a 0 हो जाए, तो ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें इसे अंदर मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन ही करना पड़ेगा। सो 2 इज इक्वल टू a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस बी टी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी टी, मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके और अब इसे टी वेरिएबल कॉमन लेके अरेंज करना है, सो दैट ए टी एंड माइनस बी टी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आया और ये बी टी और सी टी इन दोनों से टी कॉमन आया, सो बी माइनस सी इंटू टी और प्लस ए प्लस सी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। नाउ बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स को आप कंपेयर करोगे तो क्योंकि इस तरफ तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, टी स्क्वायर भी नहीं है और टी भी नहीं है, इसलिए a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 और a प्लस सी तो इधर कांस्टेंट है इसलिए a प्लस सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द वैल्यू a इज इक्वल टू 1। अब आप ये a इज इक्वल टू 1 वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे सो b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जब आप यहाँ b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सो यू कैन राइट हियर देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1। a b और c तीनों की वैल्यू हमारी जैसे ही आ गई है वैसे ही हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, सो हमें पार्शियल फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। So put the values in equation 2. This is our equation 2 and the values of a, b and c are 1. So 1 upon 1 minus t plus it will be t plus 1 upon 1 plus t square. So put the value of function in equation 1. इक्वेशन 1 क्या है जो हमारा क्वेश्चन था। ओके, सो यहाँ पर हमने इसी के पार्शियल फ्रैक्शन निकाले हैं 2 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। सो इट विल बी इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। नाउ हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने के लिए इतना सॉल्व किया है पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि वो इस फॉर्म में नहीं था कि हम उसका इंटीग्रेशन कर सकें। सो नाउ इट इज इन द फॉर्म दैट वी कैन इंटीग्रेट इट। अब आप देखिए आप इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सो हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां देखिए टी के अपॉन में इसे लिख लेते हैं।
अब देखिए ये तो 1/u का जो फॉर्म है उससे हो जाएगा, यहाँ पर 1/x dx का फॉर्म जो log x का फॉर्म होता है उससे हो जाएगा। यहाँ पर ज़रूर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी पड़ेगी। सो ये टी स्क्वायर है, तो अगर इस पूरे को हम u कंसिडर कर लें, सो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा, तो उससे ये बाहर हो सकता है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस टी डी टी प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब आप देखिए तीनों फॉर्म ऐसे हो चुके हैं जिनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो यहां पर देखिए ये 1/x dx का फॉर्म है, और 1/x dx का फॉर्म जो होता है वो log x का फॉर्म होता है। सो हम इसे डायरेक्टली जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो इट विल बी log 1 माइनस टी, लेकिन क्योंकि ये t ना होके 1 प्लस टी है, इसलिए इसे फिर से एक बार डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और जब आप इसे डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा, और प्लस c1 प्लस 1/2 कांस्टेंट, और जब आप 1 प्लस टी स्क्वायर को u कंसिडर करेंगे, ओके, सो ये देखिए when 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, और जब इसे t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 2t dt इज इक्वल टू डी यू। ओके, सो ये 2t dt की जगह पर du आ जाएगा, और ये 1/u हो जाएगा। सो इट विल बी 1/u du प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ देखिए log 1 माइनस टी अपॉन ये 0 और ये -1, डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर c1 है प्लस 1/2 1/u du हो जाएगा log u, प्लस c2 कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हटा है तो, और यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर टी का। सो इट विल बी tan इनवर्स टी प्लस c3। अब आप देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस log 1 प्लस टी, ये माइनस साइन यहाँ लग जाएगा, प्लस 1/2, हमने u कंसिडर किया था 1 प्लस टी स्क्वायर को, सो log 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स टी प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3, तीनों कांस्टेंट टर्म्स को हमने पास पास लिख दिया। अब देखिए माइनस log 1 माइनस टी प्लस ये देखिए ये n log m के फॉर्मूले से ये log m टू द पावर n हो जाएगा,
प्लस टेन इनवर्स टी प्लस इन तीनों कांस्टेंट की जगह पे कंबाइंडली एक कांस्टेंट सी लिखते हैं जो कि इंटीग्रेशन के रूल्स में मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा log √1 प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस log 1 माइनस टी प्लस टेन इनवर्स टी प्लस सी। ओके, नाउ log m माइनस log n के फॉर्मूले से ये हो जाएगा log m अपॉन n प्लस टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब यहाँ पर हमें रीज़न लिखना होगा और रीज़न क्या देंगे हम रीज़न देंगे n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n एंड log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। ये हमें रीज़न देना होगा। फिर इंटीग्रेशन log व्हेन यू विल राइट द वैल्यू ऑफ t, हमने स्टार्टिंग में t sin x को t पुट किया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin स्क्वायर x रूट में 1 माइनस साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर x प्लस 2 dx। अब आप देखिए कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ये e टू द पावर x को अगर हम t पुट कर दें तो e टू द पावर x dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, सो e to the power x dx is equal to dt. So when we'll put that dt at the place of e to the power x dx, then it will be dt up. See, in the question when we will put e to the power x is equal to t, then at the place of e to the power x dx we'll replace it by dt. जब आप यहाँ इसको dt से रिप्लेस करते हैं तो t माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 2 आता है, लेकिन अब आगे आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वी डोंट हैव एनी मेथड, सो हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा। और ये फॉर्म में भी है, देखिए आप px अपॉन qx के फॉर्म में है, यहाँ px की प्लेस पर 1 है, px अपॉन qx के फॉर्म में है, जहाँ पर qx या तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है या लीनियर फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पर दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, और जहाँ दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर है पावर 2 के साथ और एक लीनियर फैक्टर है। तो आप देखिए सबसे फर्स्ट फंक्शन एक लीनियर फैक्टर है पावर 2 के साथ, और सेकंड फैक्टर एक लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ पर a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी, हमें ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। सो गिव इट इक्वेशन 1 एंड नाउ 1 अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन
a upon t minus 1 plus b upon t minus 1 whole square प्लस c अपॉन t प्लस 2। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज नेक्स्ट। विल राइट हियर बाय टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। अब आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है यहाँ पर, उस डिनोमिनेटर से यानी क्यू एक्स से डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड द इक्वेशन बाय टी माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 2। जब आप इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 1 इज इक्वल टू दैट 1t minus 1 and t minus 1 will be cancelled, so it will be a into t minus 1 into t plus 2 plus b into t plus 2 plus c into t minus 1 whole square। अब देखिए अगर मैं t is equal to 1 पुट कर दूं एट t is equal to 1, सो ये देखिए t is equal to 1 पुट करते ही ये वाला पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा और t is equal to 1 पुट करते ही ये c के साथ वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा b इंटू 1 प्लस 2, सो फ्रॉम हियर b is equal to 1 प्लस 3। फिर देखिए अगर मैं t is equal to -2 पुट कर देता हूँ, t इज इक्वल टू -2 पुट कर देता हूं तो ये फैक्टर और ये फैक्टर ये दोनों ही टर्म्स 0 हो जाएंगी। सो एट t इज इक्वल टू -2, अब आप देखिए t इज इक्वल टू -2 पे क्या होगा, ये टर्म भी 0 हुई, ये टर्म भी 0 हुई। सो -2 - 1 होल स्क्वायर, सो इट विल बी 1 इज इक्वल टू इट विल बी -3 and -3 whole square 9, so 9c, c is equal to 1 upon 9। ओके, बट अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही फैक्टर्स थे तो हमने 2 वैल्यूज को रखकर और यहाँ पर p और c की वैल्यू तो निकाल ली, बट अभी a की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस बनाकर और कंपेयर किया था, तो वैसे ही यहाँ पर 1 इज इक्वल टू हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी a t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 2 प्लस b इंटू t प्लस 2 प्लस c इंटू t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। नाउ 1 इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 प्लस b इंटू t प्लस 2 प्लस c इंटू t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। when you will multiply it will be at square plus at minus 2a plus bt plus 2b plus ct square plus c minus 2ct। now it is t square, so it will be a plus c into t square plus c here at bt and ct। so when you will take t as common, so it will be a plus b minus 2c into t, and then you will write
plus 2b minus 2a plus c constant. So we have the values, see here we have the values of b and c, so we need only a. So when you will compare it by comparing, so you will get a plus c is equal to 0. Why? Because इक्वल के इस तरफ LHS में टी स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इस तरफ a प्लस सी है और LHS में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि टी स्क्वायर टर्म ही नहीं है. और हम सभी इक्वेशंस को इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम दो वैल्यूज ऑलरेडी निकाल चुके हैं. So we have the value c is equal to 1 upon 9. So when you will put c is equal to 1 upon 9, then you will get a is equal to minus 1 upon 9. See, we have the values of a, b and c. All values we have, so we will put the value, these three values in this equation 2. Okay, and then after putting the value in this equation 2, we will put this whole value in equation 1 and we will integrate it. हम यहाँ पर पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे. तो पहले हम इक्वेशन 2 में ये तीनों वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो देखिए हमने वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट की है. हमारी ये इक्वेशन 2 है, इसमें देखिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमने पुट कर दी है. नाउ पुट द वैल्यू in equation 1. So our equation 1 is our integration. So it will be minus 1 upon 9 t minus 1 dt plus 1 upon 3 into t minus 1 square dt plus integration 1 upon 9 t plus 2 dt. Now you can see that minus 1 upon 9 integration 1 upon t minus 1 dt plus 1 upon 3 1 upon t minus 1 whole square dt plus 1 upon 9 1 upon t plus 2 dt. Okay, so you can see that here these both first and last integrands are in the log. So 1 upon t minus 1 dt will be log t minus 1. So it will be minus 1 upon 9 log t minus 1. और क्योंकि ये t minus 1 t ना होके t minus 1 है, तो जब डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा. इट विल बी लाइक d by dt of t minus 1 plus this will be 1 upon 9 and it will also be log t plus 2 upon d by dt of t plus 2. क्योंकि ये t ना होके t plus 2 है, जैसे चेन रूल होता था डिफरेंशिएशन में, उसी तरह plus 1 by 3 and it will be t minus 1 to the power minus 2 dt. अब यहाँ देखिए 1 by 9 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा log t plus 2 और ये हो जाएगा माइनस log t minus 1 plus 1 by 3. It will be x to the power n
so x to the power n plus 1 अपॉन n प्लस 1, और इन तीनों इंटीग्रेशन का c1, c2 और c3 जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे उसकी जगह पर सिर्फ एक c कॉन्स्टेंट लिख दिया है। 1/9 log m माइनस log n, log m upon n plus 1/3, and it will be minus 1, so it will be minus 1 upon t minus 1 plus c. So the integration will be 1/9 log t plus 2 upon t minus 1 minus 1/3 into t minus 1 plus c. Okay, so now we'll put the values, because our question is given in x variable, so we need the answer in x variable. So we have put e to the power x is equal to t, so put the value of t. So it will be log e to the power x plus 2 upon e to the power x minus 1 minus 1/3 e to the power x minus 1 plus c. Now this is the final answer.